नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आईआरडीए नाम की एक संस्था है जो कि ये निर्धारित करती है कि किस तरीके से इंश्योरेंस को लेकर के इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो किन नियमों के चलते काम करे, कैसे आगे बढ़े। और आप जानते हैं एक बहुत जरूरी इंश्योरेंस सेक्टर में जिसकी जरूरत आपको, हमको, सबको पड़ती है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। खुदा ना खास्ता एक ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको पैसे की जरूरत पड़े तो यही हेल्थ इंश्योरेंस आपको काम में आती है। लेकिन इसको लेकर के भी तमाम लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। या तो वो पॉलिसी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर पॉलिसी पढ़ने के बाद भी फाइन प्रिंट में कोई एक ऐसी चीज होती है जिसका हवाला दे करके एक ऐसे वक्त में जब आपको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, उस समय ये इंश्योरेंस एजेंसी कहती हैं कि नहीं, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। अब शायद इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और खास तौर से एक लंबा अंतराल, जो एक लंबी अवधि हो जाती है इंश्योरेंस क्लेम को क्लेम करने में, कि आप गए, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो गया और उसके बाद भी वो दस्तावेज का आदान प्रदान चलता जा रहा है और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, उसको कम करने के लिए आईआरडीए संस्था ने कुछ कदम उठाए। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि भगवान ना करे एक ऐसी स्थिति में हम और आप भी फंस सकते हैं। राजन बेदी जी हमारे साथ हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं राजन जी चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को यह समझाएं कि ये जो पॉलिसी में बदलाव किया है आईआरडीए ने, वो उन्होंने क्या क्या कहा है और पहले अब तक क्या क्या था। संगीत भाई देखिए, इसको सबसे पहले समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि पीछे दिक्कतें क्या क्या आ रही थी जिसकी वजह से ये इन्होंने कॉल ली। जो सबसे बड़ी समस्या पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो वो इधर से उधर भागता रहता है अप्रूवल के लिए। कि सबसे पहले प्रोसेस ये रहता है कि कोई पेशेंट एडमिट हुआ तो प्री ऑथराइजेशन आएगा। मींस इंश्योरेंस कंपनी कहेगी वी आर ओके टू गिव यू द अप्रूवल, अब आप आगे जाइए और आगे आप काम शुरू करिए हॉस्पिटल को। और उसके बाद डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज के बाद 4 1 घंटे 3 घंटे लगेंगे इस काम को करने में। तो ये पूरा प्रोसेस जो था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आज तक भी इतना आसान नहीं है। इसको दूर करने के लिए ये जो कॉल ली है आईआरडी ने, आई वुड से दिस विल बी अ रेवोल्यूशनरी कॉल। इसमें 3 चीज़ों के ऊपर मेन काम करा गया है। नंबर 1, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाएगा और उसके डॉक्यूमेंट जब इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुँचेंगे, नाउ इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि थोड़ा-सा दायित्व जो है वो कस्टमर की या पेशेंट की फैमिली का भी है कि जब आप हॉस्पिटल में जाएँ, आप टीपीए डेस्क पे जाके पीछे बैठे रहें जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं इंश्योरेंस कंपनी को नहीं चले जाते। जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे तो 31 जुलाई तक का टाइम दिया है आईआरडीए ने। 31 जुलाई के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा, विच मीन्स कि अगर आज आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट प्री ऑथराइजेशन के लिए इंश्योरेंस कंपनी को दिए तो उनको 1 घंटे के अंदर अंदर पहला प्री ऑथराइजेशन देना पड़ेगा, जो कि पहले कई बार आधा मिनट आधा घंटा भी था, कई बार ज़्यादा भी टाइम लगता था। तो इट वाज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। दे हैव मेड एन ईज़ी वे कि अब अगर कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में और उसके डॉक्यूमेंट जो हैं इंश्योरेंस कंपनी तक पहुँच जाते हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसका अप्रूवल आना चाहिए। ये होगी नंबर 1। नंबर 2 बात जो थी वो थी कि अगर जब डिस्चार्ज हो जाता है 2 या 3 दिन 4 दिन पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो परिवार वाले बहुत जल्दी में रहते हैं और जायज़ भी है कि हम फटाफट अपने पेशेंट को या अपने अपने रिलेटिव को घर लेके जाएं, यहाँ हमें टाइम वेस्ट ना करना। तब क्या होता था, कभी कोई अप्रूवल अटक गई, कभी कोई अप्रूवल अटक गई, कोई इंडोर केस पेपर की प्रॉब्लम आ गई। अब आईआरडी ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि 3 घंटे इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन हैव। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 बजे दोपहर में फाइनल डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास में, तो 3 बजे तक उनको इसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो 3 बजे तक क्लियर नहीं करते तो उसके ऊपर जो भी टाइम लगेगा उसका पैसा उनको अपने शेयर होल्डर फंड से निकालना पड़ेगा, कस्टमर को वेट नहीं करनी पड़ेगी। सो ये 2 चीजें थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और तीसरी, और आई थिंक ये मैं पर्सनल लेवल में बड़ा खुश हूँ इस चीज से, जो तीसरी बात मैं आपको बोलने वाला हूँ वो ये कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की डेथ हो जाती है, उस सिचुएशन के अंदर हर एक फैमिली बहुत इमोशनल ट्रॉमा से निकल रही होती है और उनको ये रहता है कि फटाफट अपने 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 उनको लेके घर जाएं और बाकी रिचुअल्स पूरे करें।
और वो नॉर्मली नहीं हो पाता जब तक कि वो सारा प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। बट नाउ आफ्टर दिस विल बी अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। इसके बाद में अभी तक टाइम फ्रेम नहीं आया कि कितने टाइम फ्रेम में करेंगे, बट मुझे उम्मीद है कि विद इन 1 आवर ये हो जाना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट और आप फैमिली को जो डेड बॉडी है वो आप घर लेके जा सकते हैं। तो ये 3 चीजें महत्वपूर्ण चीजें जो कि हुई। अब राजन जी, मैं आपसे एक एक करके पूछना चाहता हूं। पहली चीज आपने ये बताई कि भाई आपके दस्तावेज जब अस्पताल फर्निश करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके और इंश्योरेंस कंपनी को दे दे, तब से 1 घंटे के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूवल देना पड़ेगा। मतलब करेक्ट। वो आप उसको लटका नहीं सकते। जी नहीं। ठीक, ये है मामला, ये नया नियम ये कहता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि वो दस्तावेज अस्पताल जो है वो टाइमली उसको इकट्ठा करके और इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचा दे। देरी बिल्कुल। अगर अस्पताल के लेवल पर हुई तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा पलट के कह सकती है कि भाई हमारे पास तो पेपर आया ही नहीं, अब हम क्या संजय करें। भाई, इसमें मैं आपको बताऊं इसमें होता क्या है कि हर एक डॉक्यूमेंट जब भी हॉस्पिटल से इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास वो टाइम स्टैम्प हो जाता है। मीन्स कभी हॉस्पिटल ने बोला कि हमने डॉक्यूमेंट भेज दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी कह सकती है कि हमने डॉक्यूमेंट, आपने बोला 12 बजे, लेकिन हमें 12:25 पे मिला है, क्योंकि हम्म। उसमें टाइम स्टैम्प होता है कि कितने बजे आपका डॉक्यूमेंट आया। हम्म। सो हाँ, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी, ये एक लूप होल है जिसमें कि अ, जो पेशेंट्स हैं या एडवाइजर है, अ, उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो अपने जागरूक कराएं अपने कस्टमर्स को, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो टीपीए में है वहां से वो डॉक्यूमेंट रिलीज करा के आगे भेजें। क्योंकि अगर 12 बजे हॉस्पिटल ने बोला कि हमने डॉक्यूमेंट भेज दिए और डॉक्यूमेंट गए 2 बजे, तो इंश्योरेंस कंपनी का टाइम जो है वो 12 बजे की जगह 2 बजे स्टार्ट होगा, फिर 3 बजे आके पहला अप्रूवल। हम्म। 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 समझ गया मैं। राजन जी, देखिए ये तो वो केस है कि आपको 1 घंटे में इंश्योरेंस पर कुछ अपना फैसला देना होगा। करेक्ट। मतलब आप उसको अनिश्चितकालीन समय तक लटका नहीं सकते, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला देना होगा। जी। लेकिन वो फैसला जरूरी नहीं है कि हाँ ही हो, वो फैसला ना भी हो सकता है, बशर्ते वो 1 घंटे में हो। जी। जी। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। तो आपको नहीं लगता है कि इससे एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जैसे हमने कई बार देखा है, कई बार तमाम चीजों में जहां टाइम की एक लिमिट होती है, वहां पर पेंडिंग अप्रूवल कोई अपने सिर पर नहीं लेना चाहता, तो वो बाय डिफॉल्ट एक टेंडेंसी बन जाती है कि भाई रिजेक्ट कर दो, अप्लाई अगेन, या कुछ इस तरीके से कर दो। देखिए, ऐसा ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि दो तरीके से काम होता है। एक होता है कैशलेस, जिसमें कि आईआईडी ने इस बार अपने मास्टर सर्कुलर में बड़ा क्लियर किया है कि हम लोग इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैशलेस पे लेके जाने वाले हैं। दूसरा होता है रीइंबर्समेंट। आज आप एक ऐसी जगह पे गए जहां पर आपका कैशलेस नहीं हो पा रहा, उस केस में पहले पेशेंट अपना इलाज कराएगा। इलाज में मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख का खर्चा आया, वो अपने एडवाइजर को या कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट देगा, वो उसको जमा कराएंगे, फिर वो विद इन अ मंथ वो पैसा कस्टमर को मिलेगा। इसको दूर करने के लिए तो अब हाईआरडी ने ये भी गाइडलाइन में डाला कि आपको 100% कैशलेस करना पड़ेगा। अब आपकी बात का जवाब कि कई बार वो कैंसिल कर देते हैं। देखिए, हर एक पॉलिसी के कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसको कि फॉलो करना पड़ेगा, और आईआरडी ने इसमें बड़ा स्पष्ट कह दिया कि अगर आपकी गाइडलाइन में वो क्लेम नहीं मिलता तो भी आप 1 घंटे के अंदर उसको कैंसिल करिए। अब कैसे? आज के दिन में अगर आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं कि सर्टेन सर्जरीज आर कवर्ड आफ्टर 2 इयर्स और मे बी आफ्टर 1 ईयर। अगर वो चीज़ आपने 2 महीने या 3 महीने में आप अपने अस्पताल में ले गए तो क्लेम रिजेक्ट होना वाजिब है। उसके अलावा मैं सबको हमेशा एक ही बात कहता हूँ जी कि आपके क्लेम में कभी दिक्कत नहीं आ सकती अगर आपने प्रपोजल फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ा है। संकेत भाई, दिक्कत कहाँ पर आती है? जहाँ पर हम प्रपोजल फॉर्म को, आज मेरे शरीर के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, आपके शरीर के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आपका एडवाइजर भी शायद नहीं जानेगा। ये कहीं न कहीं दायित्व आ जाता है कस्टमर का, क्लाइंट का, कि अपने एडवाइजर को या इंश्योरेंस कंपनी को जहाँ से वो पॉलिसी ले रहे हैं उनको सब बातें बड़ी डिटेल में बताए, ताकि बाद के लिए कोई दिक्कत ना हो। आज अगर हिंदुस्तान में 100 केस रिजेक्ट हो रहे हैं, मान लीजिए, तो 100 में से 90-95% केस ऐसा होगा जिसमें कुछ न कुछ त्रुटियाँ ऐसी रह जाएँगी, जहाँ पर कस्टमर ने ठीक तरह से बताया नहीं। हम्म। सो अगर ये कस्टमर का भी दायित्व बनता है कि वो उस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दें ताकि अपनी हर चीज़
जो भी पॉलिसी बनी है उसको दोबारा से रिविजिट करें, चेक करें कि मैंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ तो नहीं दी। मान लीजिए कोई सर्जरी हो रखी है, किसी के पाँव में प्लेट डली है, हाथ में प्लेट डली है, हार्ट की सर्जरी हो रखी है, आप बीपी की दवाई खाते हैं, शुगर की दवाई खाते हैं या इंसुलिन पे हैं, ये सारी बातें आप कंपनी को बता के रखें, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं कारणों की वजह से दिक्कत आती है। अब गोइंग फॉरवर्ड मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूँ कि आईआरडीए ने अभी कुछ महीने पहले, हफ्ते पहले माफ़ कीजिएगा, एक नई गाइडलाइन पेश करी है जिसके अंदर 8 साल के टाइम को 5 साल कर दिया गया है कि अगर आपने पॉलिसी ली, देयर इज़ नो लुक बैक व्हिच इज़ कॉल्ड अ मोरेटोरियम पीरियड आफ्टर 5 ईयर्स। ये बहुत बड़ा स्टेप है कस्टमर्स के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका मिसयूज़ करें, इसका मतलब ये है कि देखिए अगर आपने भूले-चूके से कोई चीज़ रह गई आपकी और आपका 5 साल का पीरियड ओवर हो जाता है, उसके बाद अगर कोई क्लेम आता है तो दैट इज़ पेड। समझ गया मैं कि मतलब वो अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर आप 5 साल तक आपने करेक्ट। दिया है पैसा, तो फिर यस, भले ही आप की कुछ कंडीशंस रही हों, 5 साल तक क्योंकि नहीं हुआ है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आप कवर्ड हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, मैं आपकी ये बात समझ गया। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कही वो है कि लोगों को पॉलिसी ढंग से पढ़नी चाहिए, क्योंकि अमूमन उसी की वजह से रिजेक्शन होते हैं, क्योंकि लोग ठीक से समझा ही नहीं पाते और अपनी पॉलिसी को वो खुद ही नहीं जानते हैं। वो पॉलिसी का कंपैरिजन में सस्ते के चक्कर में भी पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, किसी को भी बहुत महंगी पॉलिसी जो है वो समझ में नहीं आएगी। देखने में ऊपर ऊपर सतही रूप से सारी पॉलिसीज एक जैसी लगती हैं, करेक्ट। है ना। एड भी कुछ इस तरीके से होता है कि कंपेयर करें, सबसे लोएस्ट कॉस्ट पाएं, और आप तो मतलब डे टू डे ऐसे लोगों से डील करते होंगे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आपकी क्या सलाह रहेगी ऐसे लोगों के लिए जो कि कम प्रीमियम को आधार मानते हैं एक अच्छी पॉलिसी का? देखिए, ये एक ना इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें एक और काउंटर आर्गुमेंट राजन जी, जरूरी नहीं है कि बहुत हैवी प्रीमियम वाली पॉलिसी भी बेस्ट पॉलिसी। करेक्ट। देखिए, पहली बात तो ये कि अब वो टाइम निकल गया जहाँ पर हम ये कंपैरिज़न करते थे, ये बहुत ज़्यादा पैसा ले रही है, ये बहुत कम ले रही है। आज बड़े सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन वो पोर्टल आपको क्या चेक करवाता है प्राइमरी कि ये सस्ती है, ये महँगी है। अनफॉर्च्यूनेटली अभी तक हिंदुस्तान के अंदर एक एडवाइज़र को इतनी वैल्यू नहीं दी गई। आज के दिन में हम लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है, हम तुरंत डॉक्टर से अपनी सलाह लेते हैं। मेरा मानना ये है कि आप अपने एडवाइज़र से बात करें और आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएँ। अब देखिए संकेत भाई, कुछ लोग, अगर आप प्रीमियम की बात करेंगे ना तो 20% ऊपर-नीचे चल जाएगा। मेरा कहना ये है, और अगर आप गौर से देखेंगे जितनी बड़े सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे उतनी पॉलिसी आपकी सस्ती होती रहती है। एक टाइम था जब हम 5 लाख रुपए की पॉलिसी देते थे, लोग कहते थे बहुत बड़ी पॉलिसी ले ली। आज के दिन में एक नॉर्मल से नॉर्मल कस्टमर में हमें 20-25 लाख की पॉलिसी से बात करनी शुरू करते हैं, बिकॉज़ उसको भी समझ में आ गया कि ये सिचुएशंस आज ऐसी हैं जिस तरीके से महँगाई बढ़ रही है। नाउ माइंड इट, जो हम लोग महँगाई की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करता हूँ। वो कोई 5-6% से नहीं बढ़ रही, दैट इज़ एक्सट्रीमली गोइंग एट अ वेरी हायर पेस। तो ये बड़ा रिक्वायरमेंट है कि हम लोग अपना जो मेडिक्लेम कवर है वो एक हेवी अमाउंट करें। अब बात आती है कि आपने जो कहा कि जी कहीं सस्ती है, कहीं महँगी है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि कोई भी कंपनी गलत नहीं है। एवरी कंपनी इज़ देयर टू गिव यू सर्विस। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए और देखिए कि आपका एडवाइज़र कितना वैल्यूएबल है। अगर आपका एडवाइज़र वैल्यूएबल है तो आई थिंक उसके चार्ज के लिए अगर कोई फीस ले रहा है तो दैट्स ऑलराइट। मैं उसको गलत नहीं मानता। और उससे अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे संकेत भाई, तो आप देखेंगे कि फ़र्क ज़्यादा नहीं है। किसी में 2 चीज़ें अच्छी हैं, किसी में 3 चीज़ें अच्छी हैं। तो करते-करते बिकॉज़ मार्केट एक मार्केट सिनेरियो है, उसी के अंदर सबको अपना करना है। और जब से आईआरडी ने पोर्टेबिलिटी का सीन ला दिया, वेयरइन आज आप मेरे साथ हैं, कल को आप किसी और के साथ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, तो आपकी वही पॉलिसी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। उस सिचुएशन के अंदर जब कंपनियों के लिए भी ये एक प्राइस पॉइंट बन गया कि वो ऐसा प्रीमियम ना दे दें कि उनका कस्टमर कहीं और चला जाए। समझ गए। जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है, वैसे करेक्ट। इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी हो गई। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए ये डिस्चार्ज होने के 3 घंटे के अंदर अंदर आपको अप्रूवल देना होगा। यहाँ पर भी आपको लगता है कि घूम फिर के बात वहीं पर आकर के अटकती है? जैसे आज की जो स्थिति है और अब जो नए नियम बदल गए हैं, उस स्थिति में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? 3 घंटे की ये जो लिमिट है कि मेरा डिस्चार्ज का टाइम हो गया
और नई शर्तों के हिसाब से IRDA कहता है 3 घंटे में आप मेरा पूरा अप्रूवल करिए, इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल करे, मतलब मुझे बहुत लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े। ऐसे में आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं क्लेम सेटल करने में जो टाइम लेती हैं, अब वो उनको 3 घंटे में जो समय सीमा में बाधित कर दिया गया है, इस चक्कर में रिजेक्शंस बढ़ा दें, देखिए कि संकेत कैसे भाई, मैनेज करेंगे आप? इसका इसका सही जवाब तो शायद मैं आपको 6 महीने बाद अगली वीडियो में दे पाऊंगा, जब मैं खुद इस चीज को फेस करूंगा। लेकिन अपफ्रंट में मुझे क्या लगता है, इट इज गुड फॉर द कस्टमर, और कंपनीज ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अभी मुझे कितना टाइम लगता है वैसे? देखिए, जैसे अमूमन डिस्चार्ज होने के बाद कितने घंटे लगते हैं? अगर मेरा मान लीजिए मेरा मेरे अगर 100 क्लेम आते हैं साल के, तो उसमें से 10-15% ऐसे हैं जो कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं, अदरवाइज सारे 3 घंटे के अंदर अंदर क्लियर हो जाते तो इसका मतलब ऐसे कोई बहुत ज्यादा स्थिति, हैं। नहीं, नहीं, हाँ, ऐसा नहीं। मेजोरिटी को ये चीज नहीं फेस करनी पड़ रही। संकेत भाई, मैं अभी भी बता रहा हूँ दिक्कत कहाँ पर आएगी। दिक्कत ये है ही नहीं, दिक्कत आती है कहीं ना कहीं कस्टमर पर्सपेक्टिव पे, जहाँ पर वो उनके एंड से कोई गड़बड़ हो जाती है, कि जहाँ पर वो कुछ बताने में गलती कर देते हैं या भूल चूक कर देते हैं, वहां से दिक्कतें शुरू होती हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, आपकी पूरी बात का सही जवाब तो तब होगा जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मैं फेस करूंगा। हम्म हम्म लेकिन आज के दिन में नॉर्मली अमूमन सभी कंपनी 3 घंटे के अंदर अंदर इसको क्लियर कर और देती ये जो 1 घंटे वाली शर्त रखी है, उसमें आज की डेट में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना समय लगता है? जो ये कहा है। है ना कि 1 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल दीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज कई बार क्या होता है, कंपनीज क्वेरी लगा देती हैं कि जी आपने तो 12 बजे डॉक्यूमेंट दे दिया, कंपनी को भी 12 बजे डॉक्यूमेंट मिल गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हमें 2 डॉक्यूमेंट और दो, और वो डॉक्यूमेंट आने में फिर 1 घंटा लग गया, फिर उसमें कमी रहेगी, फिर दोबारा गया, तो फाइनल अप्रूवल आते आते 4 बज गए शाम के, जो प्री ऑथ था, जो कि शुरू में 1 बजे आना चाहिए था। ये एकदम से चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? वो तो कंपनी अभी भी पलट के कह सकती है कि नहीं भाई, हमको ये डॉक्यूमेंट और चाहिए। वो तो देखिए, हमेशा ये क्लेम कर सकते हैं ना कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। तो लास्ट डॉक्यूमेंट से वो अगर 1 घंटा काउंट करें तो बात तो घूम के वापस वहीं आ गई। नहीं, ये आईआईडीए ने अपनी जो गाइडलाइन है, जितना मेरे को नॉलेज है, बड़ा क्लियर बोला है कि 1 घंटे में आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा, एंड दे हैव टू चेंज देयर सिस्टम्स। उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि 31 जुलाई 2024 तक का आपके पास टाइम है, आप अपनी चीजों को ठीक करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ संकेत भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ही यहाँ प्री ऑथराइजेशन में होती है। प्री ऑथराइजेशन अगर आपका हो गया, उसके बाद की प्रॉब्लम 99% निकल जाती है। तभी मैंने आपसे बोला कि आपकी सब बातें एक्चुअल में जब तक हम फेस नहीं करेंगे, तो उसका करेक्ट आंसर देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सही बात है। प्राइमा फेसियल लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ गया। एक जो चीज आपकी बात से ये समझ में आई कि कस्टमर्स को अपनी पॉलिसी, नो योर पॉलिसी, जैसे KYC होता है वैसे और KYP करना बहुत बिल्कुल, जरूरी है लोगों को। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लाइफ हो या मेडिक्लेम हो। मेडिक्लेम स्पेशली, बिकॉज मेडिक्लेम में कभी भी क्लेम आ सकता है। आपके लिए जानना जरूरी है, और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने एडवाइजर को बुलाएं, उनसे पूछें, बार बार पूछें। बिकॉज हमें आज के दिन में कंपनीज पे करती हैं इसी बात का, ताकि आप अपने कस्टमर का ध्यान रख सकें। तो हमारी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है कि प्लीज आप बार बार बुलाएं, पूछें, 10 बार पूछें कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, और ये आई थिंक दिस विल गोइंग टू हेल्प। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि एज अ कंज्यूमर आपका भी एजुकेशन लेना बड़ा जरूरी है। खाली पॉलिसी लेने से ही आपका दायित्व खत्म नहीं हो जाता। आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक पैसा दे रहे हैं, और बड़ी मेहनत का पैसा है वो, तो आप अपने एडवाइजर को बुलाइए या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए, वो और आपको आपकी बात का पूरा सेटिस्फाई कर देगा। बस छुपाइए कुछ नहीं, अपनी हर बात कंपनी के आगे रखिए, ताकि कल को कंटेस्ट करने में आपका हाथ स्ट्रॉन्ग हो। जैसे एक एग्जांपल दे दें, सपोज अगर कोई मदिरा सेवन करता है तो वो ये झूठ ना लिख दे कि मैं तो पीता ही नहीं, वो करेक्ट, लिख दे कि भाई थोड़ी बहुत कभी कभार हो करेक्ट, जाती है, या हम करेक्ट। सिगरेट का सेवन करते हैं लेकिन कभी कभार करते हैं, जितना है ऑनेस्टली बता दो। उसमें पूरा कॉलम है, देखिए कि उसमें कॉलम आता है कि आप कितनी सिगरेट लेते हैं। हो सकता है उसकी वजह से आप पे कोई लोडिंग लग जाए, बहुत बढ़िया, आज ही लग जाए, बाद में लोडिंग दिक्कत। मतलब लोडिंग मतलब यू हैव प्रीमियम टू बढ़ पे जाए। एक्स्ट्रा। यस, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम। देखिए, इंश्योरेंस इज अ पूल ऑफ मनी। ये इंश्योरेंस का प्रीमियम कहाँ से आता है? इंश्योरेंस कंपनी के पास है नहीं,
हम जैसे लोगों, हजारों करोड़ों लोगों से पैसा इकट्ठा होता है, उसमें से जिसको दिक्कत होती है इंश्योरेंस कंपनी उनको दे देती है। लेकिन जब वो पैसा देती है तो इस चीज का भी ध्यान रखती है कि किसी का नुकसान ना हो जाए। आज मैं ओवरवेट हूं और आप एकदम स्लिम है, तो हम दोनों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 120 किलो 30 किलो का हूं और आप 80 किलो के हैं और आपका प्रीमियम सेम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे तो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी आ जाएगी सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रपोजल फॉर्म भरें, अपनी हर चीज लिखें, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ता है, दे दें। कम से कम कंपनी को ये समझ में आता है कि सामने वाला आदमी ऑनेस्ट है और कल को क्लेम में आपको दिक्कत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजन बेदी जी, थैंक एडवाइजर की अहमियत समझाने के लिए, और ये नई पॉलिसीज जो हैं और उसमें बदलाव जो है वो किस तरीके से लोगों को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, वो बताने के लिए। सही में जमीन पर इसका क्या असर हो रहा है वो पॉलिसी लागू हो जाने के बाद, यानी कि 31 जुलाई के बाद ही पता लग पाएगा। राजन ठीक बेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय है। देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।